हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं नार्कोस मेक्सिको सीजन 3 पर। दोस्तों ये सीरीज 2021 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10 एंड इसे रॉटन टोमेटोज पर मिले हैं 90%। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने नार्कोस सीजन 1, सीजन 2 एंड सीजन 3 पहले ही अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दी है, जो कि पाब्लो एस्कोबार एंड काली कार्टेल पर बेस्ड थी। देन नार्कोस मेक्सिको का सीजन 1 एंड सीजन 2 भी मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ और ये है नार्कोस मेक्सिको सीजन 3 का एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको इस सीजन की कहानी पूरी अच्छी तरीके से जाननी है तो इससे पहले आपको पहले 2 सीजन्स देखने पड़ेंगे, वरना आपको ये वीडियो ज्यादा समझ में नहीं आएगी। आपको नार्कोस मेक्सिको सीजन 1 एंड सीजन 2 की लिंक ऊपर आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब नार्कोस मेक्सिको सीजन 3 की कहानी बेस्ड है अमाडो कारिलो फ्यूंटेस के ऊपर, जिसने मेक्सिकन कार्टेल को टेक ओवर किया था आफ्टर एंजल मिगुएल फेलिक्स। अब एपिसोड 1 की शुरुआत में हम अमाडो को देख पाते हैं जो अपने पाउडर की डिलीवरी करने के लिए जा रहा होता है, पर तभी अचानक उसका प्लेन एक डेजर्ट में क्रैश हो जाता है, जहां जब वो अपने लोगों को बुलवाता है तो उसी वक्त वहां पर मेक्सिकन आर्मी आ जाती है। अमाडो वहां से भागने की कोशिश करता है पर मेक्सिकन आर्मी उसे पकड़ लेती है और उसे 3 महीनों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिलते हैं DEA एजेंट वॉल्ट से, जो कि एल पासो में अब भी अंडरकवर एजेंट की तरह काम कर रहा था। वो अपनी दोस्ती एक ऐसे आदमी से बढ़ाता है जो कि अमाडो के वेयरहाउस में काम किया करता था। असल में पिछले सीजन में हमने देखा था कि फेलिक्स ने यह प्रेडिक्ट किया था कि आने वाले समय में अमाडो एक बहुत ही बड़ा ड्रग लॉर्ड बनने वाला है और यही वजह थी कि DEA एजेंट वॉल्ट उसे पकड़ना चाहता था। अब जब उस आदमी को वॉल्ट पर पूरा भरोसा हो जाता है तो वो उसे अगले दिन सुबह 9 बजे अमाडो के एक वेयरहाउस में बुला लेता है। अब यहाँ पर एजेंट वॉल्ट अपनी टीम के साथ मिलकर उस जगह पर कुछ पाउडर पकड़ने का प्लान बनाता है। उसे लगा था कि वो वहां पर काम करके कुछ तो अमाडो के नजदीक पहुंच जाएगा। अब अगले दिन वॉल्ट अपने इस फ्रेंड की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां पर उसने ये बताया होता है कि वो पिछले 15 साल से ट्रक चलाने का काम करता है। इस वजह से उसका दोस्त उसे पाउडर की डिलीवरी का काम दिलवाने वाला था। अब उसका जो दोस्त है वो उसे वेयरहाउस में एक हाई रैंकिंग आदमी से मिलवाता है, जो कि वॉल्ट की आईडी देखकर उसे काम देने के लिए मान जाता है। जब वो लोग बात कर रहे थे उसी वक्त वॉल्ट नोटिस करता है कि कुछ गाड़ियां उस वेयरहाउस से बाहर जा रही है। उस वजह से उसने तुरंत अपने लोगों को सीक्रेटली उन गाड़ियों के पीछे जाने के लिए कहा। वही यहाँ पर वेयरहाउस में बात पक्के होने पर वॉल्ट का जो फ्रेंड है वो उसे एक ट्रक के पास ले जाता है और उसे उस ट्रक को चला के दिखाने के लिए कहता है, क्योंकि अगले दिन से वॉल्ट का काम था कि वो इस ट्रक में पाउडर की डिलीवरी करे। बट ये सुनते ही वॉल्ट थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि असल में आज तक वॉल्ट ने कभी भी ट्रक को नहीं चलाया था और ये काफी हाईटेक ट्रक थी और उसने तो बस वेयरहाउस में रेड मारने के लिए एक झूठी आईडी बनवाई थी। वही दूसरी तरफ अमाडो 3 महीने बाद जेल से आजाद हो चुका था, इसीलिए वो तुरंत अपने पार्टनर एग्युलर से मिलने के लिए जाता है, जिसने अमाडो के पीठ पीछे सब कुछ संभाला हुआ था। पर यहाँ पर अब एग्युलर बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गया था। इस वजह से जब अमाडो उससे मिलने के लिए जाता है तो वो उसे नौकरों की तरह कुछ पैसे दे देता है और वहां से जाने के लिए कहता है। अब इसका ये बर्ताव देखने के बाद अमाडो काफी गुस्सा था, बट वो वहां से चला जाता है। इस सब के बाद अमाडो अपने होम टाउन जाता है, जहां उसकी एक्स वाइफ और बेटी रहते थे। यहाँ अमाडो को पता चलता है कि उसकी बेटी जिसे कैंसर था वो अब उन्हें छोड़कर चली जा चुकी है। इन सब के बाद अमाडो काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि अब उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि जिंदगी में उसने कभी भी अपने पर्सनल लाइफ पर ध्यान नहीं दिया था। वही दूसरी तरफ हम हॉरेज में एक पुलिस ऑफिसर विक्टर को देख पाते हैं, जो अपने एक असिस्टेंट के साथ मिलकर एक घर में चोरी कर रहा होता है। वो उस घर के सभी लोगों को मार देता है और वहां के सारे पैसे चोरी कर ले जाता है। असल में वॉरेज एक छोटा सा शहर था, इस वजह से वहां कोई भी क्राइम नहीं होते थे और इसी वजह से पुलिस वालों को काम चलाने के लिए खुद क्राइम करना पड़ता था। अब अगले दिन जब विक्टर घर जाता है तब उसकी वाइफ उसे उसकी एक नेबर से मिलने के लिए कहती है। हालांकि विक्टर उसे मिलना नहीं चाहता था, पर अपने वाइफ के कहने की वजह से वो वहां पर चला जाता है। वहां नेबर उसे बताती है कि उसकी नीस टेरेसा 4 दिनों से नहीं मिल रही है, उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। उन्होंने बहुत कोशिश की पर वो कहीं पर भी उन्हें नहीं मिल रही। इस वजह से वो विक्टर को उसे ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट करती है। विक्टर का इस काम को करने का मन नहीं था, पर वो जो नेबर थी वो उसे कुछ पैसे देती है और उसे मदद करने के लिए कहती है, जिसकी वजह से विक्टर मान जाता है। वही अब वॉल्ट के ऑफिसर उसे बताते हैं
कि वो जिन व्हाइट कार्स का पीछा कर रहे थे वो उनके हाथ से निकल चुकी है, जो कि अब वर्ल्ड भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस चुका था। इस वजह से वो तुरंत ही अपने लोगों को उस वेयरहाउस में आने के लिए कह देता है, जिसकी वजह से उसका दोस्त और बाकी के लोग पकड़े जाते हैं। वही दूसरी तरफ कार्लोस हैंक नाम का एक आदमी अमाडो के लिए एक डील लेकर आता है, जहां पर वो उसे हॉरेज में एक लैंड ऑफर करता है अपने काम को बढ़ाने के लिए। अब गाइस, यहाँ पर कार्लोस कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, बल्कि वो मेक्सिको में प्रेसिडेंट का सबसे करीबी आदमी था। मेक्सिको में बहुत से प्रेसिडेंट बदले थे, पर कार्लोस ने अपनी पोजीशन बचाए रखी थी और इस वक्त तक वो प्रेसिडेंट के बाद सबसे पावरफुल बंदा था मेक्सिको का। अब यहाँ पर अमाडो को पता था कि ये बिजनेस डील उसके फायदे की होगी, पर वो कार्लोस को तुरंत हाँ नहीं बोलता है, क्योंकि उसे इस वक्त एक काफी इंपॉर्टेंट काम निपटाना था। वो वहां से निकलकर सबसे पहले अपने पार्टनर एगुलर को जान से मार देता है, क्योंकि अब उसे उसकी जरूरत नहीं थी। इसके बाद वो वापस कार्लोस के पास जाता है और उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि अब उसे अपना बिजनेस बड़ा करना था। और इसी के साथ साथ एपिसोड 1 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 2 के शुरुआत में हम एंड्रिया नाम के एक जर्नलिस्ट को देख पाते हैं, जो कि लावोस दी तिहुआना नाम के एक ऐसे न्यूज़पेपर के लिए काम करती थी, जो कि मेक्सिको की गवर्नमेंट के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए काम करते थे। असल में ये मेक्सिको का एक इकलौता ऐसा न्यूज़पेपर था जो कि गवर्नमेंट खरीद नहीं पाई थी। ये लोग अपने न्यूज़पेपर को यूएस में प्रिंट करवाते थे एंड हैंड टू हैंड इसे आम लोगों में बांटा करते थे, ताकि कोई भी मैनिपुलेशन न्यूज में ना हो सके। यहाँ एंड्रिया अपने बॉस से सुबह एक वेडिंग के बारे में डिस्कशन करती है, जो कि कार्टेल मेंबर्स के बीच में होने वाली थी। उसके बॉस का कहना था कि उसे अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कुछ सबूत इकट्ठा करने होंगे। वही दूसरी तरफ हम वॉल्ट को देख पाते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड डैनी से मिलता है। अब यहाँ पर डैनी काफी टाइम से बाहर की कंट्री में जॉब ट्राई कर रही थी और अब उसे 2 जगह से जॉब ऑफर मिली थी, जिसमें से वो शिकागो जाना चाहती थी। पर वॉल्ट को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि उसे मेक्सिकन कार्टेल को खत्म करना था। इसलिए वो डैनी को बाहर जाने से मना कर देता है। खैर, वही दूसरी तरफ अब एंड्रिया सबूत इकट्ठा करने के लिए उस ग्रैंड वेडिंग के चर्च के बाहर जाती है। असल में वो वेडिंग तिहुआना कार्टेल के बॉस बेंजामिन के बहन की थी और उसकी शादी हो रही थी कैलेडियो नाम के एक अटर्नी के साथ, जो कि कार्टेल के लिए ही काम करता था और तो और गवर्नमेंट का भी एक ऑफिसर था। और एंड्रिया यहाँ पर पता करने आई थी कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर कार्टेल मेंबर के साथ शादी क्यों कर रहा है। यहाँ उसे शाम को होने वाली एक रिसेप्शन पार्टी के बारे में पता चलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस रिसेप्शन में काफी बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। वहाँ पर बाकी के सभी कार्टेल के लोग भी आए हुए थे। अब यहाँ पर हम सिनालोआ कार्टेल के मेंबर एल चापो और उसके बॉस पलामा को देख पाते हैं, जो कि काफी बुरी हालत में होता है, क्योंकि सिनालोआ कार्टेल इस वक्त काफी कमजोर था। और इसी वजह से जब ये लोग पार्टी में आते हैं तो एल चापो की काफी इंसल्ट होती है। देन इसके बाद हम देख पाते हैं कि सिनालोआ कार्टेल का एक मेंबर होता है, जो कि इंडियाना का काफी मजाक उड़ा रहा था और उसे भला बुरा कह जा रहा था जबकि पार्टी शुरू थी। और इस बात से गुस्सा होकर बेंजामिन और इंडिया का भाई वो उस आदमी को बाहर एक पार्क में ले जाता है और उसके लोग मिलकर उसे जान से मार देते हैं। यहाँ पर एंड्रिया उसके लोगों को देख लेती है, हालांकि वो उस मर्डर को एग्जैक्टली नहीं देख पाती। वही दूसरी तरफ वॉल्ट अपने सभी ऑफिसर्स के साथ मिलकर अमाडो के कुछ वेयरहाउसेस पर छापा मारने का डिसाइड करता है। उसने उसके आती जाती ट्रक्स और कार्स की टाइमिंग को नोटिस करके उन्हें रात में पकड़ने का डिसाइड किया था। बट जब रात होती है तो काफी देर होने के बावजूद वहां पर कोई भी कार या फिर ट्रक नहीं आती है, तो वो लोग तुरंत अमाडो के वेयरहाउस के अंदर जाते हैं। पर यहाँ पर अमाडो उनसे एक कदम आगे था और उसने पहले ही सारा वेयरहाउस खाली करवा लिया था, जिसकी वजह से एक बार फिर वॉल्ट का प्लान बेकार हो जाता है। अब इन सब की वजह से वॉल्ट काफी परेशान हो चुका था, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा था। वही दूसरी तरफ एंड्रिया, जो कि उस रिसेप्शन वेन्यू के बाहर थी, वो सभी गेस्ट को ऑब्जर्व कर रही थी। वो रेमोन के कुछ टीनेजर फ्रेंड का पीछा करने लगती है और उनका पीछा करते हुए वो एक क्लब में जा पहुंचती है, जहां रेमोन और उसके दोस्त मिलकर एक आदमी को बुरी तरीके से मार रहे थे, क्योंकि उस आदमी ने गलती से रेमोन के ऊपर ड्रिंक गिरा दी थी। वही दूसरी तरफ वॉल्ट अपने घर पर जा पहुंचता है और डैनी से शिकागो वाली जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो और ज्यादा अमाडो से नहीं हार सकता था। इस वजह से उसने डिसाइड कर लिया था कि वो डैनी के साथ शिकागो चला जाएगा। और इसी के साथ साथ एपिसोड 2 भी यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत सिनालोआ से होती है, जहाँ पर एल चापो को पता चल जाता है कि अब उसके गुड्स बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि तिहुआना कार्टेल ने अब उनके ऊपर
पाउडर को पहुंचाने के लिए टैक्स लगवा दिए थे। उसकी वजह से अब उनके गुड्स दूसरी तरफ नहीं जा पा रहे थे। असल में तिजुआना कार्टेल सिनालोआ कार्टेल को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता था और ये बात अब एल चापो को समझ आ चुकी थी। खैर, अब इस मुसीबत से निकलने के लिए वो मायो से मिलने जाता है और उसे अपने साथ सिनालोआ कार्टेल में शामिल होने के लिए कहता है ताकि उसकी मदद से वो अपना पाउडर इजीली बिना तिजुआना के ट्रांसफर कर सके। पर मायो को अकेला ही काम करना पसंद था, इस वजह से वो एल चापो की मीटिंग सीधा बेंजामिन के साथ सेट कर देता है, यानी कि तिजुआना कार्टेल के लीडर के साथ। वही दूसरी तरफ एंड्रिया अभी भी रेमोन के टीनेजर फ्रेंड्स के पीछे लगी होती है, जहां उसे पता चलता है कि असल में अमीर लोगों के कुछ बच्चे भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में तिजुआना कार्टेल का पाउडर ट्रांसफर करते हैं और बदले में कार्टेल उन्हें पैसा देती है। इन सब का पता चलने के बाद वो अपने न्यूज़पेपर लावोस के एडिटर के सामने ये पूरा इंसिडेंट बताती है, जहां से सभी को ये क्लियर हो जाता है कि तिजुआना सिटी का डेवलपमेंट कार्टेल के पैसों से ही हो रहा है। वही दूसरी तरफ अमाडो एक बड़े प्लान की तरफ बढ़ रहा था। उसने एक सेल सिस्टम तैयार किया था जिसके अकॉर्डिंग उसका पूरा बिजनेस कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड था और इस सिस्टम में एक जगह पर काम करने वाली टीम को दूसरी जगह पर काम करने वाली टीम के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उनका कनेक्टिंग लिंक सिर्फ और सिर्फ अमाडो अकेला ही था। इससे फायदा ये था कि अगर एक पार्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तब भी दूसरे पार्ट में उनका बिजनेस थ्राइव करता रहेगा और इसे वो अपने दो खास लोगों की मदद से ऑपरेट कर रहा था। एक था उसका भाई विसेंटे और दूसरा था जेराडो, जो कि ओल्ड कार्टेल बॉस का भाई था। और ये जो जेराडो था वो उसके सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स को संभाला करता था। पर अब भी पूरी तरीके से मेक्सिको के सारे कार्टेल्स पर कंट्रोल करने के लिए अमाडो को कुछ वक्त की जरूरत थी। इस वजह से वो काली कार्टेल के पाचो से मिलने के लिए जाता है और उसे अपने साथ हाथ मिलाने के लिए कहता है। पाचो नहीं मानता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फेलिक्स के जाने के बाद अब वहां पर कुछ भी नहीं बचा है, मगर अमाडो उससे कुछ टाइम मांगता है जिस पर पाचो अग्री हो जाता है। वही दूसरी तरफ ऑफिसर वॉल्ट अपना ट्रांसफर डॉक्यूमेंट रेडी करवा लेता है, पर उसका वहां से जाने का मन नहीं था। वो अब भी अमाडो को पकड़ना चाहता था, पर कुछ दिनों के बाद वो फाइनली अपना ट्रांसफर डॉक्यूमेंट अपने बॉस को दे ही देता है। वही एल चापो और उसके लोग बेंजामिन से मिलने के लिए जाते हैं, जहां पर वो उससे द इंपेरियल वैली नाम की एक डेजर्ट की जगह को खरीदने की ऑफर रखते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि अगर ये जगह उन्होंने खरीद ली तो सिनालोआ कार्टेल अपने आप से ही बॉर्डर के पार पाउडर को पहुंचा सकता है और उन्हें बेंजामिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सुनकर बेंजामिन उन्हें हर साल $3 मिलियन के रेंट के हिसाब से वो जमीन देने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि सिनालोअन्स डील को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास अभी इतना पैसा नहीं है। खैर, इस सब से अब एल चापो समझ चुका था कि बातों से कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए वो बिना कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ वॉल्ट वॉरेस पुलिस ऑफिसर विक्टर से मिलने के लिए जाता है और उसे अमाडो के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कहता है, जिस पर पहले तो विक्टर नहीं मानता, पर इसके बाद जब वो पुलिस राउंड पर जाता है तो उसे एक लड़की की लाश मिलती है, जिसे देखते ही वो तुरंत उसे टेरेस की फोटो से मिलाता है। पर वो लड़की टेरेस नहीं थी, मगर पिछले कुछ दिनों से उसके शहर में कुछ अनजान बच्चियों की लाशें उसे मिल रही थी और कहीं ना कहीं विक्टर को ये लग रहा था कि शायद अमाडो का इसमें हाथ हो सकता है, इसीलिए वो वॉल्ट के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। वही शाम को बेंजामिन की 40th बर्थडे पार्टी होती है, जहां पर सभी तिजुआना कार्टेल के लोग प्रेजेंट थे। वहां पर सिनालोआ के लोगों को भी इनवाइट किया गया था, पर वो वहां पर नहीं गए थे। खैर, अब बेंजामिन पार्टी में सभी के साथ एंजॉय कर रहा था, मगर तभी एल चापो वहां पर अपने लोगों के साथ मिलकर तिजुआना कार्टेल पर हमला कर देता है। वो लोग उन पर ओपन फायर शुरू कर देते हैं, जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। अब वहां से रामोन और बेंजामिन तो बचकर निकल जाते हैं, पर क्लॉडिया की उसमें मौत हो जाती है, जो कि उनकी बहन का पति था। और जब उनकी बहन इंडिया को इसके बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अब सिनालोआ कार्टेल की सभी लोगों को मरवा देना चाहती थी। और इसी के साथ साथ गाइस, एपिसोड 3 भी यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 4 के शुरुआत में हम पाब्लो एस्कोबार को देख पाते हैं, जिसे छत पर भागते हुए शूट कर दिया गया था और ये न्यूज अमाडो टेलीविजन पर देख रहा था। यानी कि गाइस, दो जगह पर दो बड़ी कार्टेल्स एग्जिस्ट करती थी। एक कोलंबिया में पाब्लो की मेडेलिन कार्टेल और मेक्सिको में फेलिक्स की कार्टेल, बट फेलिक्स को जेल हो गई थी और पाब्लो की मौत हो चुकी थी। यानी कि मेक्सिको एंड कोलंबिया में अब नई कार्टेल्स जन्म लेने वाली थी और कोलंबिया का कंट्रोल अब पूरी तरीके से चला गया था काली कार्टेल के हाथ में, जिस काली कार्टेल की पूरी कहानी हमने नार्कोस के सीजन 3 में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दी है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। खैर, अब क्लॉडिया के मर जाने से तिजुआना कार्टेल एल चापो को पागलों की तरह ढूंढ रही होती है। इस वजह से पूरी सिटी में डर का माहौल था।
अब इसी की वजह से एल चापो और उसके लोग एक और बार फिर से मायो से मिलने जाते हैं और उसे अपना पाउडर ट्रांसफर करने के लिए कहते हैं, पर यहाँ पर मायो उनकी हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि उन्होंने तिहुआना कार्टेल से डायरेक्टली लड़ाई कर ली थी और इसी की वजह से अब जो भी सिनालोआंस का साथ देगा वो भी तिहुआना कार्टेल के द्वारा मारा जाएगा। इसी वजह से मायो बैकआउट कर लेता है और एल चापो को सजेस्ट करता है कि तुम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। उसकी बात को मानकर एल चापो अपने लोगों के साथ एक सीक्रेट बेस में जाकर छुप जाता है और अमाडो के आने का वेट करने लगता है क्योंकि अमाडो इस वक्त टाउन में नहीं था। वो लोग काफी वक्त तक अमाडो के वापस आने का वेट करते हैं, पर जब वो नहीं आता है तो अब एल चापो वहां से प्लेन की मदद से भागने का प्लान बनाता है क्योंकि अगर आज नहीं तो कल अगर वो वहां पर रुकता तो तिहुआना के लोग उसे ढूंढकर मार देते। इस वजह से वो एक प्लानिंग करता है और अगली सुबह एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर इंडिया की हालत काफी खराब होती है। उसने खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया था क्योंकि उसे बस एल चापो का सर चाहिए था और इसी वजह से रेमन अब ये ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एल चापो प्लेन से भाग रहा है, ये न्यूज रेमन को पता चल जाती है। इस वजह से वो अपने साथियों के साथ तुरंत एयरपोर्ट पर जा पहुंचता है और जैसे ही उन लोगों को एल चापो दिखता है वो उस पर ओपन फायर स्टार्ट कर देते हैं। उस वक्त एल चापो के साथ 2 पुलिस ऑफिसर्स भी थे मगर वो लोग उन्हें भी मार देते हैं। एल चापो भागने की कोशिश करता है और इस बीच पूरा ग्वाडलाहारा एयरपोर्ट गोलियों से हिल जाता है। सब तरफ गन फायर हो रहे थे और काफी सारे मासूम लोग भी मारे गए थे। हालांकि इस सब में एल चापो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब ये न्यूज पूरे मेक्सिको में आग की तरह फैल जाती है और सभी न्यूज चैनल पर बस यही आने लगता है कि आखिर मेक्सिकन गवर्नमेंट क्या कर रही है। वही दूसरी तरफ फेलिक्स ने जो कहा था अमाडो उस चीज पर खरा उतरने लगा था। एक तरफ जहां तिहुआना और सिनालोआ कार्टेल लड़ रहे थे, वही दूसरी तरफ अमाडो अपने बिजनेस को बड़ा कर रहा था और धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक एम्पायर में खड़ा कर रहा था। उसने पांचों की मदद से काली कार्टेल के बाकी लीडर्स से भी मीटिंग की क्योंकि पाब्लो अब मर चुका था और काली कार्टेल ही उस वक्त की सबसे बड़ी कार्टेल थी कोलंबिया में। इस वजह से उसने अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए उनसे हाथ मिला लिया था। इमीडिएटली काली कार्टेल ने तो जवाब नहीं दिया था। इसी वजह से अमाडो क्यूबा में वेट कर रहा था जहां कुछ देर बाद पांचों उसे कॉल करके डील को फाइनलाइज करने की बात कहता है। इन सब के बाद अमाडो कार्लोस हैंक से भी मिलने के लिए जाता है जहां पर हैंक उससे कहता है कि एयरपोर्ट पर हुए हादसे से अब उसे नारकोटिक्स में पैसे लगाना खतरनाक लग रहा है, पर अमाडो उसे समझाता है कि अब उसे तिहुआना कार्टेल से बिजनेस ना करके उसके साथ ही बिजनेस करना चाहिए क्योंकि अब तिहुआना कार्टेल के लोग बस खून खराबा ही कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ एंड्रिया ये प्रेडिक्ट करती है कि शायद हैंक जो है वो नारकोटिक्स बिजनेस में भी कसिनो की मदद से मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहा है और ये सच बात थी, बट ये ओवर द शैडोज रह के हैंक कर रहा था, वो भी अमाडो के साथ मिलकर। वही हॉरेज में विक्टर को अब और भी ज्यादा बॉडीज मिलने लगती है और उसे इस बात पर यकीन हो गया था कि कोई तो है जो इन लड़कियों को एक ही तरीके से मार रहा है और इसी वजह से वो उस केस की अब ठीक से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और इसी के साथ साथ एपिसोड 4 भी यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरे मेक्सिको में अब ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था। एयरपोर्ट पर हुए हमले के बाद से गवर्नमेंट पर उन ड्रग डीलर्स को पकड़ने का एक बड़ा प्रेशर था, पर किसी कार्टेल लीडर को पकड़ना खुद गवर्नमेंट के लिए ही एक नुकसान का सौदा था क्योंकि गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा पैसे ड्रग कार्टेल से ही मिलते थे। वही दूसरी तरफ वॉल्ट, जिसने शिकागो जाने का डिसाइड किया था, वह अपना ट्रांसफर शिकागो की जगह पर तिहुआना में करवा लेता है। पर यह बात जब डैनी को पता चलती है तो वो बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि वॉल्ट का ट्रांसफर खुद से तिहुआना में नहीं हुआ था, बल्कि उसने जानकर अपना ट्रांसफर वहां पर करवाया था। इस वजह से वो उसके साथ सभी कॉन्टैक्ट्स खत्म कर देती है और शिकागो के लिए निकल जाती है। अब नेक्स्ट डे वॉल्ट ट्रांसफर लेकर मेक्सिको आ जाता है, पर वहां पर उसका कोई खास स्वागत नहीं होता है। वहां उसे छोटे मोटे काम पकड़ा दिए जाते हैं, जिसे करते हुए उसे खबर मिलती है कि बेंजामिन अपने चर्च के फादर से मिलने के लिए जा रहा है। इसी वजह से वो भी तुरंत वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। वही दूसरी तरफ बेंजामिन, जिसका बिजनेस अब पूरी तरीके से बंद चल रहा था, वो बहुत परेशान था क्योंकि गवर्नमेंट ने सिनालोआ और तिहुआना कार्टेल को पकड़ने की अनाउंसमेंट कर दी थी और उस ऑपरेशन को लीड कर रहा था गेन रिबेलो, जिसने बहुत से बड़े बड़े ड्रग कार्टेल्स को मिट्टी में मिला दिया था। खैर, अब बेंजामिन और रेमन अपने लोगों के साथ मिलकर फादर से मिलने के लिए जाते हैं। तभी फादर बेंजामिन को देखकर एक इशारा कर देते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वहां पर खतरा है और वहां से वो भागने की कोशिश करता है। पर यह एक बहुत बड़ा प्लान्ड ऑपरेशन था।
इस वजह से उस पूरे एरिया को पहले ही पुलिस ने घेर रखा था। इसी बीच वहां पर भारी गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिसके बीच में एक छोटी बच्ची और उनकी मां फंस जाते हैं। खैर, अब कुछ देर की फायरिंग के बाद रेमन और बेंजामिन वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस को उस ऑपरेशन को रोकने के ऑर्डर्स मिल गए थे। अब तब तक वॉल्ट भी उस ऑपरेशन की जगह पर जा पहुंचता है, पर जब वो देखता है कि पुलिस बेंजामिन को जाने दे रही है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो तुरंत जनरल के पास जाता है। अब यहाँ पर जनरल उसे बताता है कि असल में वो पूरा ऑपरेशन गवर्नमेंट संभाल रही है और इसी वजह से जब भी गवर्नमेंट ऑर्डर देगी तब हमें रुकना ही होगा, और अगर हमने पूरी तरीके से ओपन फायर शुरू भी कर दिया तो बहुत से मासूम लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। जिसे सुनकर वॉल्ट कहता है कि मासूम लोगों की जान तो वैसे भी जानी है, चाहे वो एक्शन ले या ना ले, बिकॉज ये कार्टेल वाले ही मासूम लोगों को मार देंगे। वहीं हम एंड्रिया को देख पाते हैं जो कि हैंक से मिलने के लिए एयरपोर्ट के बाहर जाती है। वहां पर वो उससे इलीगल कसिनो और तिहुआना कार्टेल के साथ हुए बिजनेस डील के बारे में पूछ लेती है, पर ये सब सुनकर हैंक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एंड्रिया को ये सब कुछ पता है। खैर, अब हैंक बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है, तो एंड्रिया भी वापस अपने बॉस से मिलने के लिए जाती है, जो कि उससे काफी नाराज था, क्योंकि वो उसे बिना बताए ही हैंक से मिलने के लिए चली गई थी। अब यहाँ पर हैंक के लॉयर्स ने लावोस के एडिटर को डायरेक्टली कॉल करके धमका दिया था कि अगर आगे से उनके लोगों ने हैंक के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर किया तो वो उनकी कंपनी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले लेंगे और उनकी कंपनी पर ताला लग जाएगा। ये सब सुनकर एंड्रिया कहती है कि उसने तो हैंक से मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कुछ भी बात नहीं की थी, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि हैंक मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। वही दूसरी तरफ वॉल्ट डैनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उसकी उससे बात नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ एक बड़ी न्यूज सामने आती है। असल में गेटमलान बॉर्डर पेट्रोल ऑफिसर्स जो कि एल चापो के लिए काम किया करते थे, उन्होंने उसे डबल क्रॉस कर दिया था और गवर्नमेंट के 15 मिलियन पेसोस के लिए उन्होंने उसे सौंप दिया था, जिससे एल चापो अरेस्ट हो जाता है। और इसी तरह सिनालोन कार्टेल का एक बड़ा लीडर पकड़ा गया था। एल चापो से जब पूछा जाता है कि वो क्या एक ड्रग ट्रैफिकर है या नहीं, तो वो रिपोर्टर्स को कहता है कि वो असल में एक फार्मर है। खैर, एल चापो को एक जेल में रख दिया जाता है। वहीं हुआरेज में टेरेस को गायब हुए महीने हो चुके थे, इसलिए विक्टर टेरेस के आंट को मिलने के लिए जाता है, जहां पर उसकी आंट के द्वारा उसे पता चलता है कि टेरेस एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम किया करती थी। और यहाँ से विक्टर को एक हिंट मिलती है कि किलर ने अब तक जितनी भी लड़कियों को मारा था वो सभी लगभग वहीं पर काम किया करती थी, और इसी वजह से वो अब अपनी नजर उस ऑटोमोबाइल कंपनी पर लगा देता है। वही अब बेंजामिन आखिरी अटैक से काफी घबरा चुका था, इसी वजह से वो अपनी वाइफ के साथ तिहुआना से बाहर चला जाता है और अपना सारा बिजनेस इंडिया को सौंप देता है। और इसी के साथ साथ एपिसोड 5 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब अमाडो एक्चुअल में एक बड़ा लीडर बन चुका है और अब वो एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल भी जी रहा होता है। वही दूसरी तरफ वॉल्ट भी अपने वही सोल्जर वाली लाइफ में था। वो डैनी से भी इन सब की वजह से दूर हो चुका था। वो अब एक मौके की तलाश में था जिससे वो अमाडो को पकड़ सके, पर कोई भी एम्पायर बहुत वक्त तक नहीं रहता है। अब पाब्लो एस्कोबार की मौत से काली कार्टेल भी छुपकर काम कर रही होती है, पर जैसे कि हमने नार्कोस सीजन 3 में देखा था कि काली कार्टेल धीरे धीरे गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर अपना बिजनेस बंद करने वाली थी। इस वजह से कुछ समय बाद पांचों अमाडो से मिलने के लिए आता है और वो उसे ये न्यूज देता है। अब ये कोई अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि अगर काली कार्टेल उन्हें पाउडर सप्लाई नहीं करेगी तो उनका बिजनेस भी बंद हो जाएगा। पर यहाँ पर पांचों अब उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता था। इन सब के बाद इंडियाना भी अमाडो को कॉल करती है और उससे उसके नेक्स्ट प्लान के बारे में पूछती है, पर क्योंकि काली कार्टेल उसे भी पाउडर सप्लाई करती थी तो अमाडो उसे कुछ भी नहीं बताता है। वही दूसरी तरफ वॉल्ट के हाथों एक बड़ा इंसान लगता है जो कि था एक नार्को जूनियर एलेक्स। वो पाउडर बेचकर एक जगह से मेक्सिको वापस आ रहा था। उस वजह से वो $14,000 अपने साथ में लेकर आ रहा था और वो पकड़ा जाता है। मगर वो लड़का जानता था कि पैसा रखना कोई क्राइम नहीं है, इस बेसिस पे उसे वॉल्ट अरेस्ट नहीं कर सकता है। अब 12 घंटे की पूछताछ के बाद जब कोई भी रिजल्ट नहीं आता है तो वॉल्ट उसे अपना कार्ड देकर छोड़ देता है। पर जब वो लड़का वहां से जा रहा था तब वॉल्ट ने उसका पीछा किया और इसी की वजह से उन्हें रेमन और फ्रांसिस्को की एक्चुअल लोकेशन मिल जाती है जहां पर वो छुपे हुए थे। जैसे ही वॉल्ट को ये कंफर्म होता है वो अपने साथियों के साथ मिलकर उस घर पर छापा मार देता है और इस तरीके से ये लोग फ्रांसिस्को को तो पकड़ लेते हैं, पर रेमन एक बार फिर से वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है।
अब रेमन को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि इतनी सेफ लोकेशन जिसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है वो पुलिस को कैसे पता चल गई। और अपने भाई फ्रांसिस्को को वो खोकर बहुत गुस्से में था। अब जब एलेक्स वहां पर आया तो उसे समझ आ गया था कि शायद वॉल्ट ने उसका पीछा किया होगा और इसी वजह से वो लोग उस सेफ लोकेशन पर जा पहुंचे थे। इन सब के बाद वो चुप कर वॉल्ट को कॉल करता है और उससे मदद मांगता है, क्योंकि अगर रेमन को पता चल गया कि फ्रांसिस्को के अरेस्ट का जिम्मेदार वो है तो वो उसे मार देगा। इसलिए वो हेल्प के लिए वॉल्ट को कॉल करता है। अब यहाँ पर वॉल्ट उससे रेमन की करंट हाइडआउट के बारे में पूछता है और तुरंत अपनी फोर्स के साथ वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। वो लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से ट्रैफिक सिग्नल की वजह से एक पुलिस कार ट्रैफिक में फंस जाती है और यहाँ रेमन और उसके लोग एक दूसरी कार से आकर उस गाड़ी में मौजूद पुलिस वालों को गोलियों से भून देते हैं। अब गोलियों की आवाज सुनकर जब तक वॉल्ट वहां पर पहुंचता है तब तक वो लोग उस पुलिस कार को जलाकर खाक कर देते हैं और वॉल्ट बस देखता ही रह जाता है। वही दूसरी तरफ अमाडो नॉर्थ वैली कार्टेल से मिलकर उन्हें अपने लिए पाउडर सप्लाई करने के लिए कहता है, पर वो चाहता था कि नॉर्थ वैली कार्टेल सिर्फ उसे ही पाउडर सप्लाई करे, यानी कि अब वो तिहुआना कार्टेल को खत्म कर देना चाहता था। वही जब इंडिया को ये बात समझ में आती है, जो कि तिहुआना कार्टेल की नई बॉस थी, वो गुस्से में पागल हो जाती है और इसी वजह से वो मायो की बोट्स जला देती है, सिनालोआ कार्टेल के अजूल को मरवा देती है। और ये वही अजूल है जो नार्कोस मेक्सिको सीजन 1 और 2 में फेलिक्स का राइट हैंड हुआ करता था। और यहाँ तक कि इंडियाना अमाडो पर भी एक जानलेवा हमला करवाती है, क्योंकि अब वो अपने कार्टेल को और भी डूबने नहीं दे सकती थी। वही वॉरेज में एक दिन विक्टर को टेरेस की डेड बॉडी मिल जाती है, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो उस लड़की को बचाना चाहता था। अब इस सब के बाद उसने इस मामले की तह तक जाने का सोच लिया था। इसके लिए वो डीए के ऑफिस में कॉल करता है और यहाँ उसकी बात वॉल्ट के बॉस से होती है। वो उनसे एक डील करता है जिसमें वो अमाडो को पकड़ने में उसकी मदद करेगा, बट बदले में उसे एक डीएनए टेस्ट करवाना था, जिस बात पर डीए एजेंट मान जाता है। और इसी के साथ साथ एपिसोड 6 यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम कुछ ट्रक ड्राइवर्स को देख पाते हैं जो कि लावोस का न्यूज़पेपर सप्लाई करने के लिए जा रहे होते हैं, पर तभी अचानक से उनके ट्रक में एक ब्लास्ट होता है जिसमें एक आदमी मारा जाता है। अब जब ये बात लावोस के एडिटर को पता चलती है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि शुरुआत में ये न्यूज़पेपर उसने और उसके एक कम्युनिस्ट फ्रेंड ने मिलकर बनाया था, पर जब उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट न्यूज छापना स्टार्ट किया था तो उसके पार्टनर को मार दिया गया था। हालांकि लावोस को पहचान भी उसी इंसिडेंट के बाद मिली थी, पर इस बार एडिटर किसी की भी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। इस वजह से वो अपने सभी रिपोर्टर्स की आइडेंटिटी पेपर से रिमूव करवा देता है और सभी को गवर्नमेंट के मैटर्स से दूर रहने के लिए कहता है। एंड्रिया को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने पहले ही बहुत से रिस्क लिए थे और वो ये बात जानती थी कि सच वो बिना रिस्क लिए नहीं छाप सकते हैं। इस वजह से वो एडिटर को समझाने की कोशिश करती है, पर उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। वही दूसरी तरफ वॉरेज में विक्टर अपनी जान को खतरे में डालकर सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और डीए एजेंट से मिलने के लिए जाता है, जहां पर जब वो डीएनए रिपोर्ट्स को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस रिपोर्ट में कुछ भी क्लियर नहीं था, यानी कि इतना सब करने के बाद भी उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा था। इस वजह से वो एक्चुअल में जाकर लोगों से पूछताछ करने का डिसाइड करता है। वो उस ऑटोमोबाइल कंपनी में काम कर रही लड़कियों की बस में जाता है, जहां पर पहले तो कोई भी उसे कुछ भी नहीं बताता है, पर कुछ देर बाद एक लड़की कहती है कि उसने देखा है कि एक अमेरिकन कार से कोई लड़का उन लड़कियों को लिफ्ट देता है। वहीं पर एल चापो, जो कि अब भी जेल में बंद था, उससे मिलने के लिए मायो आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे कार्टेल को ज्वाइन करना चाहता हूँ। पर यहाँ पर एल चापो जानता था कि उसके ग्रुप के मैक्सिमम लोग मारे जा चुके हैं, तो आखिर अब मायो उन्हें क्यों ज्वाइन करना चाहता है। जिस पर मायो कहता है कि उसके पास कुछ ऐसे आइडियाज है जिससे सिनालोआ कार्टेल अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाएगी और उनका वापस एम्पायर खड़ा हो सकता है। ये सब सुनकर एल चापो इसके लिए मान जाता है और मायो के बारे में अपने लोगों को बता देता है। इन सब के बाद अमाडो मायो से मिलने के लिए आता है, जहां पर वो मायो से पूछता है कि आखिर वो क्या चाहता है। जिस पर मायो कहता है कि वो लोग तिहुआना को मारना चाहते हैं ताकि उनका बदला पूरा हो सके। इन सब के बाद अब अमाडो भी मान जाता है और इस तरह शुरू होता है तिहुआना कार्टेल का डाउनफॉल। वहीं पर मेक्सिकन आर्मी को एक बेस का पता चलता है, जहां पर तिहुआना के लिए काम कर रहे कुछ नार्कोस जूनियर का मैंशन था। इस वजह से वो उन्हें पकड़ने के लिए जाते हैं। वहां उन्हें वही लड़का एलेक्स मिलता है जिसे वॉल्ट ने अपना कार्ड दिया था।
वहीं पर उसका दूसरा साथी अल्फ्रेडो वहां से भाग जाता है और रेमोन को भी इस बारे में इन्फॉर्म करता है। अब उस लड़के को मिलिट्री सेक्रेटरी अपनी एक बेस में जाकर रखती है, क्योंकि एलेक्स एक अमीर आदमी का बेटा था। इस वजह से अगर उसके लॉयर्स वहां पर आ गए तो उसे पकड़कर भी नहीं रखा जा सकता। अब जब मिलिट्री वाले उसे टॉर्चर करके इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं तो वो लड़का वॉल्ट को बुलाने के लिए कहता है और उसके आते ही वो उसे बताता है कि उसके पास डुअल सिटीजनशिप है, यानी कि वो मेक्सिको के साथ साथ अमेरिका का भी एक सिटीजन है। यह सब सुनकर वॉल्ट जनरल के पास जाता है और उसे एलेक्स को छोड़ देने के लिए कहता है, क्योंकि वो लोग इस तरह इलीगली एक अमेरिकन सिटीजन को बांध कर नहीं रख सकते थे। पर यहाँ पर जनरल उसकी बात नहीं सुनता है, क्योंकि उसका कहना था कि अगर उन्होंने उस लड़के को आज जाने दिया तो वो लोग वापस से जीरो पर आ जाएंगे, पर अगर उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी तो शायद वो लोग बेंजामिन तक पहुंच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मायो अब सिनालोआ और अमाडो के साथ मिलकर तिहुआना के लोगों को अपने अंडर करने की कोशिश करने लगता है। वो लोग तिहुआना के बहुत सारे वेयरहाउस पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे तिहुआना को काफी नुकसान होता है। वही अमाडो से मिलने के लिए हैंक वापस आता है और वो उसे ये बताने आया था कि उसने उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया है, क्योंकि अमाडो ने कुछ दिनों पहले कुछ लोगों को मारकर उनकी बॉडीज को चौराहे पर बिठा दिया था। अब ये वही लोग थे जिन्होंने अमाडो पर अटैक किया था। अब क्योंकि हैंक एक गवर्नमेंट ऑफिशियल था, इस वजह से वो कोई भी गलत काम पब्लिकली नहीं करना चाहता था, और अगर अमाडो इस तरह लोगों को मारता रहा तो शायद अमाडो के साथ साथ हैंक का भी डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। अब ये बताकर हैंक वहां से चला जाता है और इसी के साथ साथ एपिसोड 7 भी यहाँ पर एंड होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मेक्सिकन इकोनॉमी बुरी तरीके से कोलैप्स हो रही है। उनकी करेंसी का वैल्यू आधे से भी ज्यादा कम हो गया है। मैक्सिमम लोगों की जॉब्स जा चुकी थी और मिडिल क्लास और गरीब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। उनका प्रेसिडेंट देश छोड़कर आयरलैंड जा चुका था। इस वजह से अब मेक्सिको काफी परेशानियों से गुजर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वॉल्ट और जनरल अब भी उस नार्कोस जूनियर एलेक्स को तड़पा रहे थे, पर अब भी वो उन्हें किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था। तभी वॉल्ट को एल पासो से कॉल आता है, जहां पर उसके सीनियर्स उसे पूछते हैं कि क्या अपडेट है, पर उसके पास बताने लायक कुछ भी नहीं था। ये सुनकर वो उसे जल्दी से कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के लिए कहता है। अब जब एलेक्स को तड़पाने से बात नहीं बनती है तो वॉल्ट एक दूसरा रास्ता अपनाता है। वो उससे कहता है कि अगर वो अपने भाई का पता उसे बता दे तो वो उसे छोड़ देगा, पर एलेक्स ऐसा नहीं करता है। वो वॉल्ट के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था, पर तभी वॉल्ट उसे एक कहानी सुनाता है, जिसमें वो उससे कहता है कि उसका भाई भी इसी तरह एक मुसीबत में फंस गया था, पर सही वक्त पर सही डिसीजन ना लेने की वजह से वॉल्ट का भाई मारा गया, और इसीलिए अब वो एलेक्स को भी सही डिसीजन लेने के लिए कहता है, क्योंकि एलेक्स के भाई को सिर्फ डीए ही नहीं बल्कि तिहुआना कार्टेल के लोग भी ढूंढ रहे होंगे। अब ये सब कुछ सुनकर एलेक्स वॉल्ट की बातों में आ जाता है और वो उसे अपने भाई का पता दे देता है, और वॉल्ट उसे वादा करता है कि वो उसके भाई को जरूर बचाएगा। अब जब पुलिस एलेक्स की बताई हुई लोकेशन पर छापा मारती है, तब वो देखती है कि एलेक्स का भाई और उसकी गर्लफ्रेंड वहां पर मरे हुए हैं, यानी कि पहले ही तिहुआना कार्टेल के लोगों ने उन्हें मार दिया था ताकि वो गलती से भी बेंजामिन की लोकेशन को रिवील ना कर दे। अब यहाँ पर जब उसका भाई मर गया था तो वॉल्ट और जनरल काफी निराश हो गए थे, क्योंकि वो ही एक जरिया था बेंजामिन तक पहुंचने का। पर तभी वॉल्ट के दिमाग में एक प्लान आता है। वो जानता था कि एलेक्स उस पर विश्वास करता है, इस वजह से उसने एलेक्स को उसके भाई के मौत के बारे में नहीं बताया, जिससे एलेक्स को लगता है कि शायद तिहुआना कार्टेल के लोगों ने उसके भाई को पकड़ लिया है। इसीलिए वो वॉल्ट की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एंड्रिया को देख पाते हैं, जिसे पिछले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की असिस्टेंट का कॉल आता है। असल में लास्ट इलेक्शन में वो कैंडिडेट जीतने वाला था, पर क्योंकि वो सच्चाई का साथ देता था, इस वजह से उसे बेरहमी से मार दिया गया था। सभी लोगों को इनडायरेक्टली पता था कि ये हैंक का काम है, पर कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता था। वो असिस्टेंट एंड्रिया को एक पार्क में उसे मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर वो उसे बहुत से एनवलप्स देती है, जिसमें हैंक के पूरे काले चिट्ठे होते हैं। उसमें बहुत से बैंक रिकॉर्ड्स और मनी ट्रांसफर की डिटेल्स थी, जिन्हें एंड्रिया अपने कलीग्स के साथ मिलकर स्टडी कर लेती है। वहीं मायो बेहतरीन तरीके से सिनालोआ को वापस से अपने पुरानी पोजीशन में ला रहा था। वो अपने तिहुआना के लिए काम कर रहे सभी लोगों को जबरदस्ती अपने कार्टेल में शामिल कर रहा था, और जो भी उसकी बात नहीं मान रहा था उसे मार दिया जाता था। वहीं दूसरी तरफ जेल में बैठकर एल चापो बाहर के सभी लोगों को मैनेज कर रहा था। मायो की उसकी टीम में आने की वजह से एक बार फिर से सिनालोआ कार्टेल का नाम उठ रहा था। वहीं पर तिहुआना इस बात से बहुत गुस्सा हो रहे थे,
कि उनके सारे आदमी पार्टी चेंज करके सिनालोआ की तरफ जा रहे हैं। उनके वेयरहाउसेस भी धीरे धीरे खाली हो रहे थे। वही वॉरेज में गलती करने की वजह से विक्टर को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। इस वजह से वो एक क्लब में एज ए बॉडीगार्ड की ड्यूटी स्टार्ट कर देता है। वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। उस रात काम के बाद वो एक बार फिर से ऑटोमोबाइल कंपनी की तरफ जाता है, जहां वो रास्ते में एक महंगी कार को नोटिस करता है जो उसके आगे चल रही थी। वो उस कार का पीछा करता है। तभी उस कार का ड्राइवर एक अकेले जा रही लड़की को लिफ्ट देता है, जिसे देखकर विक्टर समझ जाता है कि जरूर ये वही सीरियल किलर है जो लड़कियों को मार रहा है। वो काफी देर तक उसका पीछा करता है और जब वो स्पीड में उसे ओवरटेक करने की कोशिश करता है तो उसकी कार का टायर फट जाता है और एक बार फिर से वो सीरियल किलर उसके हाथ से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ हम अमाडो को देख पाते हैं, जो अपनी सभी पैसे धीरे धीरे दूसरी बैंक्स में ट्रांसफर कर रहा था। जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके उसके साथ रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो अब इस बिजनेस से बाहर निकलना चाहता था। वो ये बात भी समझ चुका था कि एक न एक दिन उसकी हालत भी पाब्लो एस्कोबार और फेलिक्स की तरह होगी, और इसी वजह से वो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के बारे में सोचता है। और इसी के साथ साथ एपिसोड 8 भी यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 9 के शुरुआत में हम सिनालोआ और तिहुआना के बीच की छिड़ी जंग को और भी सुलगता हुआ देखते हैं। इसी के चलते तिहुआना सिनालोआ के एक आदमी का सर काट के एक ब्रिज से लटका देते हैं और एक बोर्ड पर लिखते हैं कि तिहुआना हमेशा से हमारा ही था, तो मायो उसके बीच ना पड़े। तो मायो भी कुछ कम नहीं था, वो अपना काम करने में लगा हुआ था। वही कुछ टाइम बाद सिनालोआ के साथ काम करने वाले पाल्मा को पुलिस पकड़कर ले जाती है और उसे एल चापो और नेटो के साथ जेल में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर नेटो एल चापो से कहता है कि अगर पाल्मा वहां पर रहा तो उसकी लीडरशिप खत्म हो जाएगी। पहले तो एल चापो को ये सब बेकार की बातें लगती है, पर फिर जब वो खुद ये चीज नोटिस करता है कि वहां पर पाल्मा को लोग उससे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उसे उससे जेलसी होने लगती है। वहीं पर एंड्रिया अपने कलीग्स के साथ मिलकर एक शॉकिंग ट्रुथ का पता लगाती है। उन लोगों के सामने ये बात आती है कि असल में एक फॉर्मर ब्यूटी क्वीन है जो कि अमाडो के पैसे जनरल रेबेलो के अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। यानी कि जनरल रेबेलो भी ड्रग कार्टेल्स के साथ मिला हुआ था, खास करके अमाडो के साथ। अब ये एक बहुत बड़ी न्यूज थी। इस वजह से लावोस का एडिटर सभी को उसके बारे में न्यूज तैयार करने के लिए कहता है, पर अब जनरल रेबेलो गद्दार है, ये बात अभी तक किसी को भी पता नहीं होती है। इस वजह से वॉल्ट और बाकी के सभी लोग अब भी उसके साथ काम कर रहे थे। और यहाँ पर जब एलेक्स बेंजामिन की फैमिली के टेप्स की डिकोडिंग करता है, तब उस वक्त वॉल्ट का ध्यान एक खास बात पर जाता है। असल में बेंजामिन की छोटी बेटी रूथ को एक बीमारी थी, जिसके बारे में जब उसे पता चलता है तो ये बात सामने आती है कि रूथ को एक बहुत ही स्पेसिफिक बीमारी है, जिसका इलाज सिर्फ कुछ ही हॉस्पिटल्स में हो सकता है। इस सब के बाद थोड़ा सा रिसर्च करने पे उसके पास एक स्पेसिफिक लोकेशन आती है जहाँ पर शायद बेंजामिन उन्हें मिल सकता था। इस वजह से वॉल्ट उस जगह पर रेड मारने के लिए निकल जाता है। अब वो लोग रात को उस घर में जाने का डिसाइड करते हैं, पर जब वो चेकिंग करता है तो उन्हें वहां पर सिर्फ बेंजामिन की वाइफ और उसकी बेटी रूथ मिलती है। पर क्योंकि उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया था, इस वजह से उन्हें तो वैसे भी छोड़ दिया जाता है। पर बेंजामिन का वहां पर नामो निशान नहीं था, जिसका मतलब ये था कि पहले ही वो वहां से भाग चुका था। असल में बेंजामिन सुबह ही वहां से निकल गया था, क्योंकि वो काफी समय से एक ही लोकेशन पर छुपा हुआ था। इस तरीके से वो एक और बार फिर से वॉल्ट की नजरों से बच निकलता है। अब जब वॉल्ट अपने मिशन से लौट रहा था, तब उसे एक सीनियर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि रेबेलो जल्द ही अरेस्ट होने वाला है, जो सुनकर वॉल्ट का दिमाग घूम जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के साथ वो इतने दिनों से काम कर रहा था वो खुद ही एक गद्दार है। इस वजह से वो खुद जनरल से मिलने के लिए जाता है, पर वो सब कुछ सच था। अब यहाँ पर वॉल्ट समझ चुका था कि एलेक्स की जान को अब खतरा है और तिहुआना कार्टेल के लोग अब उसे मार देंगे, इसलिए वो उसे तुरंत वहां से निकाल कर ले जाता है। अब दूसरी तरफ ये चीज रिवील हो गई थी कि अमाडो एक ड्रग डीलर है जो कि एक जनरल से मिला हुआ है, और ये जो खबर थी वो टेलीविजन पर सब जगह पर फैलने लगती है, जिसकी वजह से अमाडो का भी डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। इस वक्त अमाडो जो है वो इस कंट्री से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उसे खबर मिलती है कि उसके एयरक्राफ्ट को मिलिट्री ने हिरासत में ले लिया है, जिसका मतलब था कि अब उसके बचने के चांसेस काफी कम है। और इसी के साथ साथ गाइस एपिसोड 9 भी यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 10 यानी कि फाइनल एपिसोड की शुरुआत में हम पूरे मेक्सिको और यूएस अथॉरिटीज को देख पाते हैं जो अमाडो को ढूंढ रही होती है। उसी बीच जब वो भाग रहा होता है, तभी उसे कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स मिल जाते हैं और वो बहुत ही मुश्किल से वहां से बच के भागता है, और उसके बाद वो बहुत मुश्किल से छुपते हुए एक हॉस्पिटल में जा पहुंचता है।
उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर चिले में सब कुछ प्लान किया हुआ था। वो पहले उसके साथ ही वहाँ पर जाने वाला था, पर जब हालात बिगड़ने लगे तो उसने उसे अकेले ही वहाँ पर जाने के लिए कहा। असल में उस हॉस्पिटल में अमाडो अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाला था, क्योंकि अगर वो सर्जरी उसकी सक्सेसफुल हो गई तो उसे कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। ये सब हो ही रहा था कि तभी पुलिस को एक एनोनिमस सोर्स के जरिए उसके उस हॉस्पिटल में होने की खबर मिल जाती है और वो उसे पकड़ने के लिए वहां पर जा पहुंचते हैं। पर इस वक्त तक अमाडो वहां पर मर चुका था, क्योंकि उस प्लास्टिक सर्जरी के दौरान अमाडो का हार्ट फेल हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब यहाँ पर उसकी सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स को भी पहले ही उसके लोगों ने मार दिया था और इस तरह मेक्सिको के बिगेस्ट ड्रग लॉर्ड का साम्राज्य भी खत्म हो गया। मेक्सिको का पहला ड्रग लॉर्ड था एंजल मिगुएल फेलिक्स और दूसरा था अमाडो। फेलिक्स को तो जेल में डाल दिया गया था और अमाडो मर चुका था। वहीं दूसरी तरफ वॉल्ट एलेक्स को लेकर एक होटल में रुका हुआ था, पर वॉल्ट जानता था कि अगर एलेक्स यहाँ से बाहर निकला तो टिजुआना वाले उसे मार देंगे और इसी की वजह से वो उसे बचाकर यहाँ पर रखे हुए था। पर अगली सुबह एलेक्स वहाँ से भाग गया और जब वॉल्ट उसे ढूंढते हुए बाहर निकला तब तक काफी देर हो चुकी थी। टिजुआना के लोगों ने पहले ही एलेक्स को पकड़कर उसे बुरी तरीके से मार दिया था, जो देखकर वॉल्ट को बहुत अफसोस होता है, क्योंकि वो एलेक्स को बचाना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ विक्टर अब भी उस किलर को पकड़ने में लगा हुआ था। इस तरह से एक रात उसने एक आदमी को पकड़ा जो एक लड़की को बिठा कर ले जा रहा था। इस वजह से विक्टर ने उसकी गाड़ी को वहीं पर रोक दिया और उतरकर उसे जान से मार दिया। इन सब के बाद वो बहुत खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने किलर को मार दिया है। तभी अगले दिन उसने बहुत सी पुलिस कार्स को देखा, जिनका पीछा करने के बाद उसे पता चलता है कि 7 लड़कियों की डेड बॉडीज अभी भी मिली हुई है, जिसका ये मतलब था कि वो खूनी अभी भी खुलेआम घूम रहा है और लड़कियों को मारे जा रहा है। ये सब देखकर विक्टर को काफी अफसोस होता है। उसी रात उसका एक दोस्त उससे मिलने के लिए आता है और वो दोस्त उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर जान से मार देता है, क्योंकि उसके दोस्त को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि विक्टर सीक्रेटली डीए के साथ काम कर रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ हम इंडिया को देख पाते हैं, जो अपने भाई रेमोन को मायो को मारने के लिए भेजती है, पर उल्टा मायो के आदमी ही रेमोन को मार देते हैं और इसी तरह सिनालोआ कार्टेल ग्रो कर रहा था और इसका बॉस था एल चापो, यानी कि मेक्सिको में अब थर्ड पावर राइज कर रही थी, जो थी एल चापो की। और अमाडो के चले जाने से सिनालोआ को कोई भी राइवल नहीं बचा था, क्योंकि टिजुआना भी लगभग खत्म हो चुका था। इसके बाद हम लाओस के एडिटर को देख पाते हैं, जिसके ऊपर हमला होता है और इस हमले में उसकी आंखें चली जाती है और वो डिसाइड करता है कि इसके बाद से वो कोई भी न्यूज नहीं छापेगा। और तो और जो हैंक की सच्चाई थी इसकी वजह से कभी सामने नहीं आ पाती, क्योंकि लाओस का जो एडिटर था उसने ये न्यूज कभी बाहर ही नहीं आने दी, क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी थी। यानी कि ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो अमाडो मर चुका था, सिनालोआ कार्टेल ने टेक ओवर कर लिया था, जिसका बॉस था एल चापो, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैंक था, जो हमेशा प्रेसिडेंट के साथ खड़ा होता था, उसने अभी भी अपनी पावर बचा ली थी, लाओस के एडिटर को धमकाकर और उसकी आंखें छीनकर। और इसी के साथ साथ गाइज नार्कोस मेक्सिको सीजन 3 यहाँ पर एंड होता है। आई नो गाइज कि काफी टाइम बाद मैंने ये सीजन एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये थी नार्कोस मेक्सिकन सीजन 3 की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइज अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि इसके बाद एल चापो क्या क्या करता है और क्या वो सिनालोआ कार्टेल को किसी अलग लेवल पर ले जाता है या नहीं, तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मैं जल्द से जल्द एल चापो की भी सीरीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।